दुनिया का सबसे अनमोल रत्न ये है कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की, जो कि हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस में लगी हुई है। और यहाँ से भी क्वेश्चन आपका हमेशा बनता ही है, बने या ना बने, लेकिन हमें तो सभी गद्य विधाओं को पढ़ना ही है। जो हमारे सिलेबस में डिफाइन किया गया है उसको तो कम्प्लीटली पढ़ना ही पढ़ना है। तो जरूर पढ़ लीजिए, पूरी वीडियो जरूर देखना, यहाँ से जो भी क्वेश्चन आपका बनेगा वो सब मिल जाएगा। तो चलते हैं, थोड़ा सा पहले हम जान लेते हैं अपने उपन्यास सम्राट प्रेमचंद के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। चलते हैं तो प्रेमचंद के बारे में देख लेते हैं। पहले नाम है इनका मुंशी प्रेमचंद, जो कि हम साहित्य के तौर पर जानते हैं, जबकि इनके बचपन का नाम था धनपत राय। ठीक है, ये नाम याद रखना है। उर्दू रचनाएं जब ये करते थे तो ये नवाब राय नाम का प्रयोग करते थे। जन्म हुआ था इनका 31 जुलाई 1880 ईस्वी में। और कहाँ पर हुआ था? तो लमही ग्राम वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ था। और इनका जो स्वर्गवास है वो हो गया था 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी में। और जबकि आप जानते हैं 1936 में ही लास्ट इनका जो गोदान उपन्यास है, ये इनका अंतिम पूर्ण उपन्यास था जो छपा था। उस वक्त 1936 में मंगलसूत्र नामक उपन्यास लिख रहे थे, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट जो पॉइंट थे वो मैं आपको बता चुकी हूँ। वैसे तो इनके बारे में आपको डीपली पढ़ ही लेना है ना। यहाँ पर तो इतना नहीं हो पाता, अदरवाइज मैं पढ़ा देती। ठीक है, वो आपको हिंदी साहित्य में मिल जाएगी क्लास। तो चलते हैं, पहले इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। उपन्यास हैं इनके कौन-कौन से? सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन और गोदान, ये प्रमुख उपन्यास इनके मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन और गोदान। गोदान इनका अंतिम पूर्ण उपन्यास है। नाटक में आते हैं इनके करबला, संग्राम और प्रेम की वेदी। ठीक है, करबला, संग्राम और प्रेम की वेदी, ये इनके नाटक हैं। नाटक इन्होंने कम ही लिखे हैं। कहानियों की अगर बात करें तो 300 से भी अधिक कहानियां इन्होंने लिखी हैं। ठीक है, आपने 300 से भी अधिक कहानियां लिखी हैं। तो कहानियों के बारे में तो बहुत सारी एक लंबी लिस्ट बन जाएगी, है ना। लेकिन यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है उनको देख लेते हैं। पंच परमेश्वर, सज्जनता का दंड, ईश्वरी न्याय, दुर्गा का मंदिर, आत्मा राम, बूढ़ी काकी, सवा सेर गेहूं, शतरंज के खिलाड़ी, ये इनकी प्रमुख कहानियां हैं जो आपको जान लेनी है। आगे देखते हैं थोड़ा सा, अब ये हम पढ़ते हैं जो हमारे सिलेबस में है। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई है। 1908 ईस्वी में जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। बहुत अच्छे से याद रख लेना है। ईदगाह कहानी के बारे में पहले मैं बता चुकी हूँ। ईदगाह कहानी थोड़ी सी मतलब थोड़ी सी क्या, काफी लंबी कहानी है। उसने कहा था, और ईदगाह, ये दो कहानियां बहुत ही ज़्यादा लंबी है, लेकिन इनको लाइन बाय लाइन मैंने इसीलिए पढ़ाया था। उसने कहा था अभी मैं कल पढ़ाऊँगी आपको, तो इसलिए मैं वो लाइन बाय लाइन उनको पढ़ाया था, क्योंकि उनमें से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, लेकिन उनको बच्चों ने बहुत कम देखा है। अगर आपने नहीं देखी है ना, तो ईदगाह कहानी पूरी पढ़ लेना, और पूरी आप पढ़ेंगे तो तभी आपके क्वेश्चन वहाँ से सॉल्व हो पाएँगे, ठीक है? तो 1908 ईस्वी में ज़माना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ईदगाह कहानी चाँद पत्रिका में प्रकाशित हुई थी 1933 ईस्वी में। ठीक है, दोनों को याद रख लेना। सोजे वतन नामक कहानी संग्रह में ये संग्रहित किया गया था। ये वही सोजे वतन कहानी संग्रह है जिसको अंग्रेजों के द्वारा 1908 में ही जब्त कर लिया गया था। सोजे वतन कहानी संग्रह में अन्य कहानियाँ कौन-कौन सी हैं? इश्क़-ए दुनिया, हुब्बे वतन, दुनिया का सबसे अनमोल रतन, यही मेरा वतन है, शेख मखमूर, सिल-ए-मातम। और ये सारी की सारी जो कहानी है ना, वो उर्दू भाषा में लिखी गई थी, ठीक है? पहले उर्दू भाषा में ही लिखते थे नवाब राय जी, नवाब राय के नाम से, लेकिन बाद में जब ये सोजे वतन उनका जब्त कर लिया गया, तो अंग्रेजों की तरफ से मुंशी प्रेमचंद पर बैन लगा दिया गया था। यानी कि उनको उनके लिखने की जो मतलब लेखक का जो कार्य होता है उसको प्रतिबंधित कर दिया गया था कि वो कुछ भी नहीं लिखेंगे। तब उन्होंने प्रेमचंद के नाम से लिखना शुरू किया था, और ये प्रेमचंद जो नाम है उन्हें मुंशी दया नारायण निगम ने दिया था, ये भी ध्यान रख लेना। प्रेमचंद के इस कहानी प्रेमचंद के इस कहानी संग्रह को ब्रिटिश सरकार ने राजद्रोह का आरोप लगा करके जब्त कर लिया गया था। राजद्रोह का आरोप इसलिए लगाया था क्योंकि सरकार उन्हीं की थी, है ना? और उनके खिलाफ जो बोलेगा तो वो राजद्रोह हो गया। जैसे कि अभी वर्तमान में भी ऐसा ही होता है, हमेशा ही ऐसा होता आया है। ठीक है, सत्ता पक्ष के खिलाफ आप कुछ नहीं बोल सकते हो। तो राजद्रोह का आरोप इसलिए इस पर लगा दिया गया है, जबकि ये देशभक्ति की कहानियाँ हैं सारी की सारी, ठीक है? अगर हम अपने नज़रिए से देखें तो ये सारी देशभक्ति की कहानियाँ थी।
कथा सारा इसका क्या है, इसको मैं लाइन बाय लाइन कंप्लीट कहानी यहाँ पर मैंने नहीं रखी है, शॉर्ट में पढ़ेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट तथ्य आपको मिल जाएँगे और बाद में एमसीक्यू भी करेंगे। रूपवती दिल-फरेब नायिका का नाम है इसमें दिल-फरेब उसके और उसके प्रेमी दिल-फिगार की प्रेम कहानी के माध्यम से अंत में देश प्रेम और देशभक्ति की भावना इसमें उजागर की गई है। प्रेम के आदर्श स्वरूप एवं पवित्रता का चित्रण इसमें किया गया है। इसमें 3 अनमोल रत्न बताए गए हैं, है ना? ध्यान देना कितनी ये देशभक्ति से संबंधित कहानी है। पवित्र आँसू इसमें पहला अनमोल रत्न के रूप में माना गया है। सती की चिता की राख जब किसी का पति मर जाता था तो जिंदा औरत को वहां पर उसी चिता की आग में जलना पड़ता था। ठीक है, ये परंपरा हमारे देश में थी और सती की चिता की राख को दूसरे अनमोल रत्न के रूप में माना गया है। देश की सेवा में तीसरा अनमोल रत्न क्या है और सबसे इंपॉर्टेंट भी है, देश की सेवा में कुर्बान सिपाही के खून का आखिरी कतरा क्या है, ये तीसरे रत्न के रूप में। तीनों रत्नों को याद रखना जो इस कहानी के माध्यम से बताए गए हैं। इस कहानी में मीनोसवाद शहर इटली का चित्रण किया गया है, ठीक है? जो ये लड़की है दिल फरेब जो इसकी नायिका है, ये कहाँ की है? इटली की राजकुमारी है, मीनोसवाद शहर का चित्रण है, ठीक है? यहाँ की मल्लिका है ये। मुख्य पात्रों में अगर देखते हैं तो दिल फरेब सौंदर्य की देवी दिल फिगार की प्रेमिका है, मीनोसवाद की मल्लिका है। ये कहाँ की है? मीनोसवाद शहर का नाम आया है, इस शहर का नाम याद रख लेना। पात्रों के माध्यम से हम पूरी कहानी समझ लेंगे। दिल पिगार को दुनिया का सबसे अनमोल रत्न लाने को कहती है। दिल पिगार जो कि ऐसे प्रेम करता है और अपने प्रेम के बदले में ये उससे सब दुनिया का सबसे अनमोल रत्न लाने को कहती है, जो कि इस कहानी का शीर्षक रखा गया है। अंत में दिल पिगार द्वारा अनमोल रत्न लाने पर कहती है, अनमोल रत्न जब लेके आता है तब ये कहती है कि आज से तू मेरा मालिक है और मैं तेरी लौंडी। आगे दिल पिगार दिल प्रेम का सच्चा प्रेमी है, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न ढूंढ करके लाता है। कौन पात्रों की बात करें तो काला चोर सैकड़ों आदमियों का कातिल है। काला चोर कौन है? सैकड़ों आदमियों का कातिल है, जिसे फांसी दी जाने से पहले उसकी अंतिम इच्छा के रूप में एक बालक से मिलने दिया जाता है। ठीक है? तो पहले पहले अनमोल रत्न के रूप में इसी का आंसू दिल फिकार लेके आता है। जब इसे फांसी दी जा रही होती है, तो अंतिम इच्छा पूछने का जो प्रचलन है, वो पूछा जाता है, तो ये अपने एक बालक से मिलने की इच्छा जाहिर करता है और काले चोर को उससे मिलने दिया जाता है। ठीक है? तो पहले अनमोल रत्न के रूप में किसका चो आँसू लेके आता है, तो काला चोर का आँसू लेके आता है, जिसको फांसी दी जानी है, यानी कि वो मौत का प्यारा होने वाला है। बुजुर्ग इसमें दूसरा गौण पात्र है बुजुर्ग। हरा अमामा बांधे एक बुजुर्ग मिलता है, ठीक है? जब दिल पिगार मतलब बहुत परेशान हो जाता है, घूमता रहता है कि मैं अनमोल रत्न कहाँ से लेकर के आऊँ, तो हरा अमामा बांधे एक बुजुर्ग उसे मिलता है। अमामा का मतलब क्या होता है? सिर पर पगड़ी टाइप में कुछ बांधे हुए, एक हाथ में उसके में तस्बीह है और दूसरे हाथ में लाठी है। ये क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा जा चुका है, ठीक है? जो बुजुर्ग था, बुजुर्ग के हाथ में क्या था? ठीक है? तो उसके हाथ में एक में तस्बीह है और दूसरे में लाठी है। दिल पिगार को ये पूरब की ओर हिंदुस्तान भेजता है, ठीक है? ये परेशान देखता है जब दिल पिगार को बुजुर्ग आदमी, तो उससे कहता है कि तुम पूरब की तरफ एक देश है जिसका नाम है हिंदुस्तान, वहाँ जाओ, वहाँ तुम्हारी इच्छा ज़रूर पूरी हो जाएगी, तुम्हें दुनिया का सबसे अनमोल रत्न वहीं मिलेगा। सिपाही सिपाही इसमें तीसरा पात्र है, हिंदुस्तान का सच्चा राजपूत सिपाही है, जो अपने देश के लिए बहादुरी से जान देता है। दिल पिगार दुनिया का सबसे अनमोल रत्न उसी सिपाही के आखिरी रक्त का कतरा लेकर के आता है, ठीक है? ये अपने देश के लिए जब शहीद होने वाला होता है, वो मरने वाला होता है, तो उसके रक्त का जो आखिरी कतरा निकलता है, उसी को दिल पिगार अनमोल रत्न के रूप में लेकर के जाता है। और अगला पात्र इसमें और भी है, एक युवती है और युवती का मृत पति भी है, ठीक है? युवती और युवती का मृत पति यानी कि सती जो दूसरे रत्न के रूप में इसी युवती का जो चिता है उसकी राख लेकर के जाता है। प्रमुख उद्धरणों में अगर बात करें तो क्या तू नहीं जानता मैं कौन हूँ? क्या तूने आज इस तलवार की काट नहीं देखी? मैं अपनी माँ का बेटा और भारत का सपूत हूँ। ये सिपाही के कथन है, ठीक है? सिपाही जो कि शहीद हो चुका है अपने देश के लिए और उसके ये क्या है दिल फिगार जब उससे पूछता है कि भाई तुम कौन हो? तो ये क्या कहता है सिपाही ये वाली बात बोलता है, ए जवां मर्द मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ, अपने वतन से निकला हुआ गरीब मुसाफिर हूँ। ये दिल फिगार उसे अपना परिचय देते हुए कहता है। आगे है क्या मैं अपने ही देश में गुलामी करने के लिए जिंदा रहूं? नहीं, ऐसी जिंदगी से मर जाना अच्छा है, इससे अच्छी मौत मुमकिन नहीं है।
ये सिपाही का ही कथन है। सिपाही के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा है कि गुलामी ही सबसे बड़ा हमारा क्या है, मरने जैसा है। गुलामी में जो रहता है वो जिंदा रहकर भी मृत के ही समान है ना? तो ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है। उस वक्त हमारा देश गुलाम था, इसीलिए ये सारी बातें यहाँ पर आती हैं। खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे, दुनिया का सबसे अनमोल चीज है। ठीक है, आगे है, तू मोहब्बत का दावा करता है और तुझे इतनी भी खबर नहीं कि मजबूत इरादा मोहब्बत के रास्ते की पहली मंजिल है। मर्द बन और यूं हिम्मत ना हार। जब दिलफगार रास्ते में चलता रहता है और वो एक जगह थक करके बैठ जाता है, तब जो बुजुर्ग आदमी है वो उसे मतलब हिम्मत बनाते हुए कहता है कि तू मोहब्बत का दावा करता है और तुझे इतनी भी खबर नहीं कि मजबूत इरादा ही मोहब्बत के रास्ते की पहली मंजिल है। मर्द बन और यूं हिम्मत ना हार। पूर्व की तरफ एक देश है जिसका नाम है हिंदुस्तान, वहां जा तेरी आरजू जरूर पूरी हो जाएगी। ठीक है, ये बुजुर्ग आदमी का कथन है। इससे संबंधित जो प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं वो मैंने रख लिए हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण और कुछ प्रश्नों को हम यहाँ पर देखने वाले हैं, तो देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न प्रेमचंद की प्रारंभिक आदर्शवादी चेतना का प्रतिनिधित्व करती है। कथन और कारण का क्वेश्चन है जो कि आजकल बदलते हुए पैटर्न के हिसाब से ज्यादा पूछे जाते हैं प्रश्न। तो दुनिया का सबसे अनमोल रत्न प्रेमचंद की प्रारंभिक आदर्शवादी चेतना का प्रतिनिधित्व करती है। इस कहानी में सामाजिक यथार्थ के स्थान पर नैतिक आदर्श की स्थापना की गई है। तो इसमें से हमारा कौन सा सही हो जाएगा? कथन और कारण को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि इनके बीच में आप क्योंकि लगा करके पढ़िए। ठीक है? क्योंकि लगा करके आपको पढ़ना है। पहला कथन पढ़िए, फिर क्योंकि और फिर कारण, है ना? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न प्रेमचंद की प्रारंभिक आदर्शवादी चेतना का प्रतिनिधित्व करती है, ये सही है। और इस कहानी में क्योंकि 1908 में ये लिखी गई थी, ये इसके शुरुआती दौर की कहानी है प्रेमचंद की। इस कहानी में सामाजिक यथार्थ के स्थान पर नैतिक आदर्श की स्थापना की गई है, बिल्कुल ये सही है। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा ठीक है। आगे मिलान करना है यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 का। इसमें दे रखा है, यहाँ पर देख लीजिए, कूट से मिलाना है। अनमोल रत्न, अनमोल रत्न क्या है? अनमोल रत्न रूपक है। ठीक है, रूपक है अनमोल रत्न। और प्रेम क्या है? प्रेम नैतिक आदर्श है। धन भौतिक मूल्य होता है ना? धन नश्वर है, आज है कल नहीं हो सकता है। शीर्षक है इसमें प्रतीकात्मक अर्थ। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ए में 3 और ए में 3 दे रखा है, अनमोल रत्न, और दूसरे में दूसरा हो जाएगा, यानी कि बी और ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अनमोल रत्न क्या है? रूपक के तौर तौर पर है। प्रेम नैतिक आदर्श है। धन भौतिक मूल्य और शीर्षक प्रतीकात्मक अर्थ के रूप में है। आगे है, निम्न में से कौन सा तत्व इस कहानी में प्रमुख नहीं है? इनमें से कौन सा तत्व इस कहानी में प्रमुख नहीं है? नैतिक आदर्श, आध्यात्मिक प्रेम, वर्ग संघर्ष का यथार्थ चित्रण या फिर त्याग। तो इसमें नैतिक आदर्श भी है, आध्यात्मिक प्रेम भी है और त्याग भी है, लेकिन वर्ग संघर्ष का यथार्थ चित्रण इस कहानी के अंदर नहीं है। ठीक है, वर्ग संघर्ष से इसका संबंध नहीं है। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी को किस दृष्टि से पढ़ना अधिक उपयुक्त होगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है, तो आप चाहें तो पेड बैच से भी जुड़ सकते हैं। कहानियाँ तो मैं यहाँ पर आपको सारी करवा ही रही हूँ। इसके बाद देखते हैं, निबंध वगैरह भी करवा दूँगी, है ना? हो सकता है मैं 6 से 10 तक पूरी यूनिट करवा दूँ, लेकिन इसके अलावा पूरी 1 से लेकर के 10 तक कंप्लीट आपको थ्योरी भी पढ़नी है और साथ में ना, देखो कंप्लीट थ्योरी यहाँ पर नहीं हो पाएगी, सिलेबस इतनी जल्दी-जल्दी पूरा नहीं हो पाएगा। यहाँ पर हम केवल 1 क्लास या 2 क्लास डाल सकते हैं, लेकिन वहाँ पर हम 1 दिन में 10 क्लास भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है? तो इसलिए, और आप पढ़ भी 10-12 क्लास सकते हो अगर आपकी क्षमता है तो। थ्योरी प्लस यहाँ पर पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट आपको मिल जाएँगे, ठीक है? तो आप जा कर के एक बार कमेंट बॉक्स से एप्लीकेशन को चेक कर लेना, और वो भी केवल 999 रुपए में पेड बैच आपको मिल रहा है। सबसे कम बस इतने में आप 1 या 2 किताब खरीद पाओगे। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी को किस दृष्टि से पढ़ना अधिक उपयुक्त होगा? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, नैतिक आदर्शवादी दृष्टि से। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करना है। कहानी में प्रेम का आध्यात्मिक रूप प्रस्तुत है। कहानी सामाजिक यथार्थ की तीखी आलोचना करती है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। और शीर्षक रूपकात्मक है। बिल्कुल 1 और 3 हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। आगे है, अनमोल रत्न का प्रयोग किस साहित्यिक उपकरण का उदाहरण है? किस साहित्यिक उपकरण का उदाहरण है? प्रतीक, बिंब, व्यंग्य या फिर संवाद प्रधानता। तो प्रतीक का उदाहरण, ठीक है? यहाँ पर दुनिया के अनमोल रत्नों के रूप में ये प्रतीक के रूप में दिखाया गया है, ठीक है? प्रतीकात्मक है ये। प्रेमचंद की निम्न कहानियों में से कौन सी यथार्थवाद से अधिक आदर्शवाद की ओर संकेत करती है?
तो दुनिया का सबसे अनमोल रत्न जो कहानी है ये आदर्शवाद की ओर संकेत करती है, यथार्थवाद से अधिक। इस कहानी की संरचना किस प्रकार की है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा, देखो घटना प्रधान नहीं है, मनोविश्लेषणात्मक नहीं है, ना ही संस्मरणात्मक है, ये विचार प्रधान कहानी है, ठीक है? हमें सोचने समझने वाली ये कहानी है। आगे, यदि दुनिया का सबसे अनमोल रत्न की तुलना कफन से की जाए, कफन जो कहानी है मुंशी प्रेमचंद जी की लास्ट वाली कहानी 1936 में आई थी ये भी, है ना? कहानियों में और उपन्यासों में गोदान है। कफन से की जाए तो मुख्य अंतर क्या हो जाएगा? दोनों में समान यथार्थवाद है। पहले में आदर्शवाद, देखो जो दुनिया का सबसे अनमोल रत्न है, इसमें तो आदर्शवाद है और जो कफन कहानी है ना उसमें कठोर यथार्थवाद है। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। कफन कहानी अगर आपने पढ़ी होगी तो आपको समझ में क्वेश्चन आसानी से आ जाएगा। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी किस पत्रिका में और कब छपी थी? तो ये जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी 1908 ईस्वी में, ठीक है? 1908 ईस्वी में जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई, जबकि आप जानते हैं चांद पत्रिका में ईदगाह प्रकाशित हुई थी। निम्न में से कौन सा कथन इस कहानी के संदर्भ में असंगत है? असंगत पूछ रहा है। तो प्रेम को सर्वोच्च मूल्य के रूप में प्रतिष्ठित किया गया, बिल्कुल ये तो इसका सही है। धन की सत्ता को चुनौती दी गई है, सामाजिक क्रांति का आह्वान किया गया है, नैतिक मूल्यों की स्थापना तो की गई है ना? नैतिक मूल्यों की स्थापना की गई है, लेकिन सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर असंगत है, सामाजिक क्रांति से इसका कोई संबंध नहीं है, ठीक है? सामाजिक क्रांति का इसका आह्वान नहीं किया गया है। असंगत पूछ रहा है ना? तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगर इनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, लेकिन वो 24 घंटे 48 घंटे बाद मिलती है, 1 या 2 दिन बाद, ठीक है? तब तक सारे बच्चे यहाँ पर यूट्यूब पर देख लेते हैं, तो वहाँ पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। बाकी इसके अलावा अगर आप पेड बैच से जुड़ना चाहें तो बहुत ही अच्छी बात है ना, काफ़ी अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी। बुक भी खरीदेंगे तब भी देखो आपको पैसा लगाना पड़ेगा, अगर नहीं है तो फिर आप यूट्यूब से कर ही लीजिए। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ अ, तो इनका पूरा जो नोट्स है, नोट्स भी उपलब्ध है ना? पूरा 6 से लेकर 10 यूनिट तक ई-बुक के रूप में आपको मिल जाएगा केवल और केवल ₹179 में। एप्लीकेशन से ही मिल जाएगा, ऐप से, ठीक है? और आप घर पर ये नोट्स मँगवाना चाहते हो घर पर, ठीक है? घर पर आप मँगवाना चाहते हो तो भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं या फिर ये नंबर है इस पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है? इसके अलावा हिंदी साहित्य के नोट्स भी उपलब्ध हैं। अगर आप चाहें तो अ, घर पर भी मँगवा सकते हैं और ई-बुक के रूप में भी ले सकते हैं। धन्यवाद।